गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी लाइसेंस जो है वो सिक्योर कर लिया है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए कार्लसबर्ग रिज में, इंडियन ओशन में। तो कार्लसबर्ग रिज मिड ओशैनिक रिज है इंडियन ओशन में लोकेटेड। ये सेपरेट करता है अरेबियन सी को फ्रॉम सोमाली बेसिन, और ये बाउंड्री मार्क करता है बिटवीन सोमाली प्लेट एंड इंडियन प्लेट। कई तरह के यहाँ पर अर्थक्वेक एपिसेंटर्स भी हैं। तो जो ये एग्रीमेंट है ये सितंबर 2025 में साइन हुआ है और आईएसए के साथ, जिसमें कि इंडिया को परमिट किया गया है कि वो पॉलीमेटालिक सल्फर नोड्यूल्स को एक्सप्लोर कर सके। और ये नोड्यूल्स मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर या फिर जो मिनरल्स क्रिटिकल होते हैं बैटरीज के लिए, रिन्यूएबल इंफ्रा के लिए, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब रिच होते हैं। तो फर्स्ट लाइसेंस है ग्लोबली जो कार्लसबर्ग रिज में दिया गया है। तो इंडिया ने इससे पहले भी एक्सप्लोरेटरी राइट्स जो है सिक्योर किए हैं सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स से रिलेटेड। बाद में 2016 में भी जो है वो राइट्स मिले हमें। ठीक है, मल्टीपल सर्वेज भी कमीशन किए गए हैं। जो ये एक्सप्लोरेशन राइट्स होते हैं सिर्फ मिनरल एक्विजिशन ही नहीं, बल्कि इंडिया को स्ट्रेटेजिक लीवरेज भी देते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। इंडिया ने इतनी जो है ये अर्जेंसी इसलिए दिखाई क्योंकि कुछ चाइनीज़ वेसल्स जो है वो 2024 में इस एरिया में जो है वो आ रहे थे। तो इंडिया ने इसलिए जो है वो अप्लाई करके पहले ही राइट्स ले लिए। तो एक्सप्लोरेटरी राइट्स जो हैं वो राइवल क्लेम्स को भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो यूएन क्लॉज के अंडर कंट्रीज़ जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइट्स क्लेम कर सकती हैं अप टू 350 नॉटिकल माइल्स। उससे ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको हाई सीज टेरिटरीज जो है वो आईएसए की जुरिस्डिक्शन में आती हैं। लेकिन जो ये जुरिस्डिक्शंस होती हैं हाई सीज की, इसमें मोस्टली आपको डीप सी माइनिंग करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। कहा जाता है कि इसमें डीप इरिवर्सिबल बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। करंटली अगर हम देखें तो 19 कंट्रीज़ को किसी ना किसी फॉर्म का आईएसए के थ्रू जो है वो परमिट मिला हुआ है सी बेड एक्सप्लोरेशन का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया यूएस कॉर्न ट्रेड। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस कमर्स सेक्रेटरी ने क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया की ट्रेड प्रैक्टिसेस को। कहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिकन कॉर्न नहीं परचेज करता है। तो उन्होंने कहा है कि जबकि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी मिनिमल कॉर्न भी जो है वो यूएस से इंडिया नहीं परचेज करता है। तो इंडिया ने अगर हम पिछले साल देखें तो 0.97 मिलियन टन्स ऑफ कॉर्न इंपोर्ट किया, मेनली फ्रॉम म्यांमार और यूक्रेन। जबकि जो यूएस से इंपोर्ट था वो बहुत ही कम था। इंडिया जो है वो 0.5 मिलियन टन्स तक के इंपोर्ट्स पर 15% ड्यूटी लगाता है, और अगर उससे बियॉन्ड अगर आपको क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हो तो 50% टैरिफ है। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है वो तो आउटराइटली बैंड है। ठीक है, और प्रॉब्लम ये है कि यूएस में वही सबसे ज़्यादा बिकता है। इंडिया खुद भी फिफ्थ लार्जेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसर है और लार्जली सेल्फ सफिशिएंट है कॉर्न में, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो यूएस को फ्रस्ट्रेट करती हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो यूएस की कॉर्न प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट जो है वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच रहे हैं, और मोस्ट आउटपुट जो है वो मिड वेस्टर्न स्टेट से है, जो कि ट्रम्प सपोर्टर स्टेट्स हैं। अब अर्जेंसी है न्यू मार्केट्स फाइंड करने की, क्योंकि चाइना जो टॉप बायर था उसने अपनी इंपोर्ट कम कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया है इनफैक्ट कॉर्न का। तो जो सरप्लस बचा है वो चाहते हैं, यूएस चाहता है कि वो इंडिया उसे इंपोर्ट करे। इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन है, हाई पर कैपिटा जीडीपी हो रहा है, राइजिंग कंजम्पशन है मिल्क, एग्स, फिश और मीट की, जिससे कि कहा जा रहा है कि कॉर्न डिमांड भी शार्पली इंक्रीज होगी। यूएस जो कि वर्ल्ड का चीपेस्ट कॉर्न प्रोड्यूसर है, वो इसलिए इंडिया की मार्केट को टैप करना चाहता है। लेकिन 94% जो कॉर्न एरिया है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वैराइटीज़ से जो है वो डोमिनेटेड है यूएस में, जो इंडिया ना तो इंपोर्ट करता है ना ही इवन हमारे फार्मर्स को अलाउ करता है कि वो प्लांट कर सकें। ठीक है, इंडिया अपने जो है इस पर्टिकुलर कंसर्न पर फर्म रहने वाला है, अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और फूड पॉलिसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जीएम कॉर्न को इंडिया जो है वो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो अलाउ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस चीट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कि स्टेट गवर्नमेंट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एस चीट जो है वो इन्वोक नहीं कर सकती हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, अगर हिंदू मेल ने अपनी विल एग्जीक्यूट की है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस चीट क्या है? इसका एक ये लीगल कंसेप्ट है जो कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी विदाउट ओनरशिप नहीं रहनी चाहिए। तो मतलब अगर कोई बिना विल के जो है किसी की डेथ हो जाती है, तो जो है ओरिजिनल ओनर अगर बिना उसके डेथ के वो चला जाता है, तो जो है अनक्लेम्ड असेट्स जो है वो स्टेट के पास वापस चले जाएंगे। ठीक है,
तो ये लीगल प्रोसेस जो है अनक्लेम्ड असेट्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है, ताकि सोसाइटल इंटरेस्ट जो है वो और ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके विद इन लीगल फ्रेमवर्क। इस डॉक्ट्रिन में टू प्राइमरी सिचुएशंस है। पहला तो पर्सन बिना विल बनाए, बिना हेयर्स के मर गया, और अगर प्रॉपर्टी जो है वो अनक्लेम्ड है या अबैंडन्ड है फॉर एक स्पेसिफिक पीरियड, तो प्रॉपर्टी का हमेशा कोई ना कोई ओनर ज़रूर होना चाहिए, और अगर कोई ओनर नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो ओनर हो जाएगी। ठीक है, तो एस्टीट जो है वो एक तरह से ऑर्डरली सक्सेशन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, और एसेट्स जो है वो वेस्ट ना हो या मिसयूज़ ना हो, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये जो कंसेप्ट है, फ्यूडल सिस्टम तो जो था मिडिवल यूरोप को, वहाँ से मर्ज हुआ है। वहाँ पर होता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है अनक्लेम्ड है तो वो लॉर्ड के पास वापस चली जाती थी और बाद में मोनार्क के पास वापस चली जाती थी। वहीं से ये कंसेप्ट आया। ठीक है, तो स्टेट जो है वो ओनरशिप ले लेती है उस प्रॉपर्टी की, जो कि परमानेंटली या फिर टेम्पररी लेती है ओनरशिप, जब तक राइटफुल क्लेमेंट जो है वो मिलते नहीं हैं। ठीक है, इंडिया में जो है सेक्शन 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है और आर्टिकल 296 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेगुलेट करते हैं स्टीट के कंसेप्ट को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पॉली प्रोपिलीन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ले किया है पॉली प्रोपिलीन प्लांट का, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में, गोलाघाट असम में। तो ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो प्रोपिलीन में प्रोपिलीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है। एक सिंथेटिक रेजिन है जो कि बिल्ड होता है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपिलीन। इसको पॉलीप्रोपिलीन को मोल्ड एक्सट्रूड किया जाता है मैनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में, जिसमें फिर टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइट वेट और हीट रेजिस्टेंस ज़रूरी होता है। तो हाईली रेजिस्टेंट होता है केमिकल कोरोजन को। एक ऐसी कमोडिटी है प्लास्टिक की जिसकी लो डेंसिटी और हाई हीट रेजिस्टेंस होती है। वाइडली यूज होता है पॉलीमर मटेरियल्स में इन द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और ये सेफ़ टू यूज़ प्लास्टिक होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स और केबल्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट जो है CSIR के, CCMB के, उन्होंने डिस्कवर किया है कि कैसे वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इंटरनल स्केलेटन्स को में अडेप्ट कर लेते हैं पैथोजन से कॉम्बैट करने के लिए। तो CCMB क्या है? इंडिया की प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न बायोलॉजी में, हाई क्वालिटी बेसिक रिसर्च और ट्रेनिंग करती है मॉडर्न बायोलॉजी में, हैदराबाद में लोकेटेड है। CSIR का पार्ट है। 1977 में एस्टैब्लिश किया गया था इसे एज अ ग्लोबल लीडर इन सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च, और इंस्टीट्यूशन जो है वो वेल रिगार्डेड है फॉर इट्स कटिंग एज रिसर्च इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, प्रोटोमिक्स और सेलुलर मैकेनिज्म्स। CCMB को डेजिग्नेट किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय द ग्लोबल मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क, यूनेस्को। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी की लेटेस्ट इंडिजिनसली डिजाइंड और कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 सिंगापुर में। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच एक मल्टीनेशनल कंडक्टेड एक्सरसाइज है सिंगापुर में, बायनियल एक्सरसाइज है जिसमें मोर देन 40 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। INS निस्तार जो है वो कमीशन हुआ था अभी जुलाई 2025 में। इसको HSL विशाखापट्टनम ने बनाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ननकाना साहिब। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज और सिख बॉडीज़ जो है वो सेंटर को कह रही है कि अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करो, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि वो एप्लीकेशंस फॉर ननकाना साहिब पिलग्रिमेज जो है वो पाकिस्तान में प्रोसेस करना बंद करें। तो ननकाना साहिब जो है वो सिटी है लोकेटेड इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। बर्थ प्लेस है गुरु नानक देव जी की, जो कि फाउंडर हैं सिख रिलीजन के। गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर अपने अर्ली ईयर्स बिताए थे। ठीक है, यहाँ पर है गुरुद्वारा जन्म स्थान, और ये श्राइन जो है उसी साइट पर लोकेटेड है जहाँ पर गुरु नानक देव जी जो है वो बॉर्न हुए थे 1469 में, और जितनी भी उनकी लाइफ की स्टेजेस हैं फर्स्ट गुरु की, वो यहाँ पर डेडिकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेड फोर्ट। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ब्लैक क्रस्ट फॉर्म होनी शुरू हो चुकी है वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट पर ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो रेड फोर्ट क्या है? लाल किला, एक मुगल फोर्ट लोकेटेड जो कि दिल्ली में है। इसको पैलेस फोर्ट बनाया गया था जहानाबाद के लिए, जो कि न्यू कैपिटल थी शाहजहाँ एम्परर की। शाहजहाँ ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था 1639 में,
मैसिव एनक्लोजिंग वॉल्स हैं रेड सैंडस्टोन की यहाँ पर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिला था इसे 2007 में। और मैसिव रेड सैंडस्टोन वॉल्स जो कि 75 फीट तक की हैं, वो यहाँ पर लोकेटेड है। फोर्ट जो है ऑक्टागनल है। मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं दीवाने आम और दीवाने खास। ओके, दो प्रिंसिपल गेट्स हैं यहाँ पर, लाहौर दरवाज़ा और और दिल्ली दरवाज़ा। So now let us see all these topics in English. So the first topic is polymetallic sulfides. This topic is important for your science and tech and economy section. India has secured its first of its kind International Seabed Authority license to explore polymetallic sulfides in the Carlsberg Ridge of the Indian Ocean. So Carlsberg Ridge is a mid-oceanic ridge which separates the Arabian Sea from the Somali Basin, and it also marks the boundary between the Somali Plate and Indian Plate. It contains a number of earthquake epicenters. Okay, so the agreement was signed in 2025 with the ISA, which permits now India to explore polymetallic sulfur nodules, which are spread across 3 lakh square kilometers in the Carlsberg Ridge. These nodules are rich in manganese, cobalt, nickel, copper, and basically these are the minerals which are critical for batteries, renewable energy infrastructure, and high-tech manufacturing. This also marks the first license globally for such exploration in the Carlsberg Ridge. So India had earlier secured exploratory rights for polymetallic sulfides and nodules in the central Indian Ocean basin in 2002 and 2016 respectively. So multiple surveys have already been commissioned regarding the large scale exploration of these minerals. So the significance of these exploration rights extend just beyond mineral acquisition because it also ensures India's strategic leverage in the global supply chains. Reports of Chinese vessels scouring this region partly prompted India's 2024 application to the ISA. Exploration rights are often as much about preventing rival claims as they are about extraction. So, according to UN clause, countries can claim continental shelf rights up to 350 nautical miles. Beyond this region, high seas territories come, which are under the ISA's jurisdiction, and mostly there are deep sea mining opportunities there. But scientists caution that disturbing seabed ecosystems could trigger irreversible biodiversity loss. As of now, 19 countries hold some form of seabed exploration rights under the ISA agreements. So the next topic is India-US corn trade. This topic is important for your economy section. So US Commerce Secretary has criticized India's trade practices, singling out its refusal to import American corn. So he has said that despite 1.4 billion population, India does not buy even minimal US corn. So in why India limits US corn imports? Because India has imported 0.97 million tons of corn, mainly from Myanmar and Ukraine, while imports from the US were negligible at just 1100 tons. So India caps duty at 15% for up to 0.5 million tons of imports, but any quantity beyond that faces a steep 50% tariff. And India also bans genetically modified corn, which dominates the US production. India is the fifth largest corn producer and largely self-sufficient, with the production dominated by small farmers needing protection from corporate imports. These restrictions frustrate the US, and US corn production and exports are projected to reach record highs, with most outputs from Midwestern states, which are basically Trump supporter states. The urgency to find new markets is driven by collapsing Chinese demand. China was the top buyer earlier, but now it has stopped importing significantly from the US. Okay, India's growing population, higher per capita GDP, and rising consumption of milk, eggs, fish, and meat are expected to sharply increase corn demand. Okay, US, which is the world's cheapest corn producer, is keen to tap this market, but 94% of its corn area is under genetically modified varieties, which India neither imports nor allows farmers to plant. Okay, despite US pressure, India remains firm on protecting its farmers and food policies by rejecting GM corn and maintaining tariffs. So the next topic is doctrine of escheat. This topic is important for your polity section.
and also social issues. Supreme Court has recently held that a state government cannot invoke the doctrine of escheat under Section 29 of the Hindu Succession Act once a Hindu male has executed a will. So, doctrine of escheat is a legal concept which ensures that no property is left without ownership, reverting it to the state if the original owner dies without legal heirs or fails to make a will. So, it addresses the handling of unclaimed assets, protecting societal interests, and maintaining order within the legal framework. So, this doctrine addresses two primary situations where a person dies intestate and without heirs, and when a property remains unclaimed or abandoned for a specific period. The principle is that the property must always have an identifiable owner, and in the absence of heirs, the government will assume the ownership. Okay, this concept has rooted in the this concept is rooted in the feudal system of medieval Europe, and this evolved to include the monarch or the state as the ultimate recipient of the property without heirs. The state assumes a proper ownership of such property either permanently or temporarily until the rightful claimants can be found. In India, escheat is regulated primarily through the Hindu Succession Act and Article 296 of the Constitution. So the next topic is polypropylene. This topic is important for your science and tech section. PM Modi has recently laid the foundation stone for a polypropylene plant at Numaligarh Refinery Limited at Golaghat in Assam. So polypropylene is a thermoplastic polymer produced by the addition polymerization of propylene. It is a synthetic resin built up by the polymerization of propylene. It is molded or extruded into many plastic products in which toughness, flexibility, lightweight, and heat resistance are required. It is highly resistant to chemical corrosion. It is a commodity plastic with low density and high heat resistance. It is widely used in polymer materials in the plastic manufacturing industry. Okay, polypropylene has high insulation properties too, which make it safe to use for plastic casing in electrical goods and cables. So the next topic is Center for Cellular and Molecular Biology. This topic is important for your science and tech section, also governance section. Scientists at the CSIR Center for Cellular and Molecular Biology recently discovered how white blood cells can adapt their internal skeletons to combat pathogens. So CCMB is India's premier research organization in frontiers of modern biology. The objectives of the center are to conduct high quality basic research and training in frontier areas of modern biology. It is located in Hyderabad and it is a constituent laboratory of the CSIR. It was established in 1977 and it has emerged as a global leader in cellular and molecular research. This institution is well regarded for its cutting edge research in molecular biology, genomics, proteomics, and cellular mechanisms. It is designated as Center of Excellence by the Global Molecular and Cell Biology Network, UNESCO. So the next topic is Exercise Pacific Reach 2025. This topic is important for your security section. So Indian Navy's latest indigenously designed and constructed diving support vessel INS Nistar is participating in Exercise Pacific Reach 2025 in Singapore. So Exercise Pacific Reach is a multinational exercise conducted in Singapore. It's a biennial exercise which will witness participation of more than 14 nations. So INS Nistar was commissioned in July 2025. It was developed by HSL Vishakhapatnam. So the next topic is Nankana Sahib. This topic is important for your art and culture section. Political parties and Sikh bodies recently urged the centre to reconsider its decision asking state governments not to process applications for pilgrimage to Nankana Sahib in Pakistan. Nankana Sahib is a city located in the Punjab province of Pakistan. It is the birthplace of Guru Nanak, the founder of Sikh religion. Guru Nanak Dev Ji spent his early years in Nankana Sahib. It is where Gurudwara Janamasthan is located. It is built over the site where Guru Nanak Dev Ji was believed to be born in 1469. It also has several important shrines which are all dedicated to the stages of life of the first Guru. So the next topic is Red Fort. This topic is important for your art and culture section. So a black crust is forming on the walls of Red Fort due to the high levels of air pollution, as per a study recently. Red Fort is Lal Killa. It's a Mughal fort located in Delhi, India. It was built as the palace of the fort of Shah Jahanabad, the new capital of the fifth Mughal emperor of India, Shah Jahan. It was constructed in 1639. It is named for its massive enclosing walls of red sandstone. This fort was designated as a UNESCO World Heritage Site in 2007. The Red Fort's massive sandstone walls, which stand at 75 feet high,
enclose a complex of palaces and entertainment halls, projecting balconies, baths, indoor canals, geometric gardens, as well as ornate mosque. This fort is octagonal. The most famous structures here are the Diwan-e-Am and Diwan-e-Khas. There are two principal gates here, Lahore Darwaza and Delhi Darwaza. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.